हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। तो ज्योग्राफी के क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। ज्योग्राफी आपके एग्ज़ाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आप सभी को मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि अगर आप 1 to 5 की बीपीएससी का क्लास अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पे आपसे 25 क्वेश्चन के लगभग जो है सिर्फ ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है। और अगर आप 6 से लेकर 12 तक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 8 क्वेश्चन जो है आपका 40 में से 8 क्वेश्चन आपका जो है सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी से पूछा जाता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ज्योग्राफी को, आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ज्योग्राफी करवा रही हूँ और कैसे कर रहे हैं, हम पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर आपने किताब ना भी पढ़ा हो तो आप पूरा बुक यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। और ये बुक बहुत ही ऑथेंटिक जगह से मैं आपको करा रही हूँ। दृष्टि द विज़न की ये बुक है, ठीक है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि बुक कौन सी बुक है, कौन से पब्लिकेशन की बुक है। तो दृष्टि द विज़न की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। आप चाहे तो इसको ले भी सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ पे पूरा बुक जो है एक एक चीज़ एक एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे करवाऊँगी। अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, आज जो है नदियाँ चैप्टर है आज हमारा, ठीक है। नदियों पर आज हम प्रश्न करेंगे और कल आपको जो है उत्तरी मैदान, हिमालय पर्वत श्रेणी, ये सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब जो क्वेश्चन का पैटर्न आपका आ रहा है वो सिंपल क्वेश्चन आपका नहीं बनता है कि गंगा की सहायक नदियाँ इनमें से कौन सी हैं। ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते, स्थलाकृतियों से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और जो आपके इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है, जो आपके फॉर्मेट वाइज क्वेश्चंस हैं, वो आपके देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आप इसको देख के समझ पाएंगे। देखिए, ये पूरा बुक है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो ये पूरा एक बुक है, आप इसको ले भी सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको क्या क्या करवा चुकी हूँ। तो क्लास 6 को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। देखिए, आपका एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है। मैं आपको बोलूँगी प्लेलिस्ट में आप जाइए, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आपको यूट्यूब पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, पर आपको सटीक चीज़ों पर ध्यान देना है। ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो समझ में आता है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सिर्फ मेरा ही वीडियो आप देखिए, पर ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपके लिए सही है। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ऐसी चीज़ें करवाऊँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट आपको हेल्प करे। तो क्लास 6 का ये आपका पूरा चैप्टर इसलिए आपको करना ज़रूरी है क्योंकि आपका एक बेस मजबूत होगा अगर आप इसको कर लेते हैं। पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, मेरे प्लेलिस्ट पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। या नहीं तो मैं आपको अगर असुविधा हो रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसकी लिंक दे दूँगी, ठीक है। ज्योग्राफी क्लास की पूरी लिंक दे दूँगी, वहाँ पे आप क्लास 6 को पूरा विजिट कीजिए। यहाँ पे आपका पूरा विश्व भूगोल है, ठीक है, पूरा विश्व भूगोल है। तो महाद्वीप को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। क्लास 7 हमने पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट किया है। इससे बेहतर तैयारी आपकी नहीं हो सकती है। पूरा एनसीईआरटी कर रहे हैं, ऊपर से हम इसका एक एक चैप्टर से प्रश्न कर रहे हैं ताकि कुछ भी छूटे नहीं। क्लास 8 हमने कर लिया और आज हम क्लास 9 करने वाले हैं। क्लास 9 में आपको इसलिए बोल रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि क्लास 9 और क्लास 11 का संयुक्त रूप से आपका जो है यहाँ पे फैक्ट आपको मिलेगा। वो क्या है? तो क्लास 9 का बुक का नाम है, देखिए, सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत 1। और 11 का बुक है भारत भौतिक पर्यावरण। तो यहाँ पे 9 और 11 के जो क्लास हैं, यहाँ से संयुक्त रूप से एक ही चैप्टर आपका यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चैप्टर 2 जो है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा था, लेंदी था, और इसको 2 दिन लग गए हमें इसको कंप्लीट करने में। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एक एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आपने इसको कंप्लीट देखा है तो बहुत ही आपको अंदर से खुद ही महसूस होगा कि आप बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो हमने चैप्टर 1, 2 कर लिया। आज हम 3 चैप्टर करेंगे, सिर्फ 3 ही करेंगे क्योंकि इसमें भी आपका लगभग 50+ क्वेश्चन है और एक एक चीज़ को हम एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं तो समय लगता है। तो ये 50 क्वेश्चन करने में ही 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा। तो इसको हम आज देखेंगे, ठीक है। और ये नदियों से आपका प्रश्न है, यहाँ पे अपवाह तंत्र आप समझ ही रहे हैं, नदियों से आपका प्रश्न है और एक एक चीज़ को हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और इस समय देखिए एग्ज़ाम का समय है, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा भटकने से बचिए और जितना भी आपने किया है अब तक उसको बस रिवीज़न कीजिए। जितनी भी चीज़ें हैं बस उसको रिवीज़न कीजिए। ज्योग्राफी के लिए अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो बहुत है, इनफ है, क्योंकि आप पहले का जो क्वेश्चन है उसको आप उठा के देखिए,
सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी से ही पूछी गई हैं। तो इसको आपको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी भी चाहे जितनी बार आप कर सकते हैं इसको आप रिवीजन कीजिए। इसके नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि बार बार आपको सारा वीडियो देखना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो आप नोट्स बना लेंगे तो बहुत कम समय में आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। और कुछ ना सही, क्लास 9 और 10 को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। क्लास 9 और 10 से जो है आपका जो मैं आपका 9 का स्टार्ट किया हूँ अभी, चैप्टर 1 और 2 जो हमने अभी किया हुआ है, इसका ज़रूर आप नोट्स बना लीजिएगा। और आज 3 का बिल्कुल भी एक भी दिन का आप जो है स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो आपका ही लॉस हो जाएगा। इस वक्त मैं ये सब कुछ आपके लिए ही बता रही हूँ, यहाँ पे आपकी बेहतरी के लिए। अब हम चलिए एग्ज़ाम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत बातें हो गई, नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, ये आपके लिए बोल रही हूँ। इसको रिक्वेस्ट समझिए, आपके लिए सलाह समझिए चाहे, लेकिन नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम आज नदियों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, आज के पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पूरा अपवाह तंत्र आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। भारत का अपवाह तंत्र आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका नोट्स भी साथ में बनाते हुए चलिएगा और हेडिंग डालिएगा भारत का अपवाह तंत्र, और ब्रैकेट में आप नदी लिख सकते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। और बहुत बड़ा नोट्स नहीं बनाना है, पूरा छापना नहीं है आपको। जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको बस आपको नोट करना है शॉर्टकट में, ठीक है, जो सिर्फ आप समझ पाए एग्ज़ाम के टाइम पे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे अब यहाँ पे। और सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन ज़रूर दबाना है। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही जल्द मैं आपको पूरा फैक्ट वाइज जो है पूरा PDF मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। ज्योग्राफी से संबंधित सारे ही चीज़ें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबका मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरा एक फैक्ट, जैसे कि नदी से पूरा फैक्ट आपको एक जगह पे दे दिया जाए तो आप उसका रिवीजन और भी अच्छे से आसानी से कर पाएंगे। तो ये मैं आपको 1-2 दिन में कोशिश कर रही हूँ कि उसका इकट्ठे रूप से आपको दे दिया जाए। तो इसीलिए आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और पूरे क्लास की जो लिंक है आपको मिल जाती है, जब भी क्लास होगा आपका लिंक आपको आ जाएगा, तो वहाँ से आप अपडेटेड रहेंगे, एक भी क्लास आपको छोड़ना नहीं है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सीधा हम क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद ही रुकेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला ही है यहाँ पे सत्य कथन हमें बताना है। एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। अब पहला तो आपका यही क्वेश्चन आ गया कि अपवाह द्रोणी आखिर होता क्या है, अपवाह तंत्र आखिर होता क्या है। तो एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई गंगा नदी है तो उसका जल जिस क्षेत्र तक वो जल प्रवाहित होता है वो उस नदी तंत्र का अपवाह द्रोणी कहलाता है। तो क्या ये कथन आपका सही है? तो ये बिल्कुल सही है। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो उसे हम जल विभाजक कहते हैं। देखिए, आपको ऐसा नहीं है कि आपने इस चीज़ को नहीं पढ़ा है, जल विभाजक हमने पहले भी किया है। तो यही मैं आपसे कह रही थी कि 6, 7, 8 अगर आप कर लेते हैं तो पूरा बेस आपका मजबूत हो जाएगा और अब आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले तो हमने देख लिया कि जो भी नदी तंत्र है और वो जिस क्षेत्र में उसका जल प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी कहते हैं। बहुत आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। दूसरा जो यहाँ पे आपका ऑप्शन है उसमें क्या कह रहा है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। जैसे पाक जल संधि है, जल विभाजक है ये आपका। 10 डिग्री आपका जल विभाजक है, ठीक है। तो किसको किससे अलग करता है? तो इसी बात पे मुझे आप 10 डिग्री 10 डिग्री का आप मुझे बताएंगे किसको किससे अलग करता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर आंसर बताइएगा। 10 डिग्री जो है आपका किसको किससे अलग करता है? जल विभाजक के बारे में ये प्रश्न है आपका, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और यकीन मानिए अगर आप एक्टिवनेस दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। अब यहाँ पे आपका दोनों ही सही हैं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बढ़ने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेम वही बात आपका कहा जा रहा है। अपवाह शब्द क्या है? शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित हो रहा है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। और जल विभाजक यहाँ पे सारी बातें आपको समझ में आई गई, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से भारत में किस नदी का
अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा अपवाह तंत्र यहाँ पे बताना है आपको भारत का कौन सा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा गंगा। गंगा अपवाह तंत्र जो है ये सबसे बड़ा है भारत में, ध्यान रखेंगे। और सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी भी गंगा ही है आपकी भारत की। और अगर पूछा जाए सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र जो है ये सबसे यहाँ पे चौड़ी नदी अगर पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे वही बातें कही गई हैं। गंगा नदी का अपवाह तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिसमें उत्तर में हिमालय से निकलने वाली 12 मासी व अनित्यवाही नदियाँ शामिल हैं, जो कि 12 मास आपका बहता रहता है, और कुछ अनित्य मतलब कि कुछ ऐसे होते हैं जो सीजनेबल होते हैं और बहते हैं। चलिए, इस तरह से ये आपका गंगा नदी तंत्र यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल भी आप ऐसा ना समझें कि क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो आपका इजी था, पर ये वाला नदी अपवाह प्रतिरूप के बारे में ये जो आपका दिया हुआ है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही आपका पूछा गया है। तो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखा के अनुरूप किस कौन सा प्रतिरूप है जो पेड़ की शाखा की तरह आपका होता है, पेड़ की शाखा के अनुरूप होता है? तो यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा वृक्षाकार प्रतिरूप। तो ये इस तरह से नदी बहती है, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से बहती हुई जाती है, तो ये वृक्षाकार का रूप ले लेती है। तो इस तरह से ये वाला ए का आपका 2 हो जाएगा। जब नदी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हो, जब नदी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हो तो वो किसके अंदर आएगा, कौन सा प्रतिरूप हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा अरीय प्रतिरूप। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर एवं सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हो, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जालीनुमा प्रतिरूप। जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त से विसर्जित होती है, उसको क्या कहते हैं, कौन सा प्रतिरूप कहते हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाए अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। तो ये आपको जो यहाँ पे परिभाषा जैसा दिया हुआ है ना, इसको आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए यहाँ पे 2 3 1 4 था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो गया। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। नदी के द्वारा निम्नलिखित प्रकार के अपवाह प्रतिरूप होते हैं। प्रत्येक प्रकार के अपवाह द्रोणी पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी होती है आपकी? तो देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि वृक्षाकार निम्न में से कौन से अपवाह तंत्र जो है वो वृक्षाकार होते हैं। तो आपको उत्तरी मैदान की नदियाँ ये ध्यान में रखना है। तो इस तरह से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो आपको नोट कैसे करना है? तो जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो, यानी कि वृक्षाकार प्रतिरूप जो है वह उत्तरी मैदान की नदियाँ होती हैं। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो उसे अरीय प्रतिरूप कहते हैं, रेडियल, ठीक है, अरीय प्रतिरूप कहते हैं। ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह के अच्छे उदाहरण हैं। तो अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अमरकंटक से कौन सी निकलती है ये बताना है, ठीक है। मैं आपको जल्दी ही आपको नदी से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं एक साथ दे दूंगी। जितनी नदियां हैं, कहाँ से निकलती है, कहाँ को मिलती है, ये सब एक जगह आपका सारा रहेगा, तो आप और भी अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हो तथा सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हो तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। जैसे कि समांतर नदियाँ ऐसे बह रही है, ठीक है, सहायक नदियों से जैसे इस तरह से कोई नदी आ रही है तो ऐसे समकोण बन गया ना, ये ऐसे समकोण पे मिलती है तो ये जालीनुमा होता है। इस तरह से मिलता है तो ये जालीनुमा हो जाता है, ठीक है। जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। सेंट्रीपेटल यहाँ पे हो जाएगा इसका। और विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का संयोजन एक ही अपवाह द्रोणी में भी पाया जाता है, ये भी होता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को जल संभर कहते हैं, वाटरशेड कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है। तो ये कथन तो आपका सही है, ये कथन आपका यहाँ पे सही है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है आगे।
बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। ये ऑप्शन आपका गलत लग रहा है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और आगे है यहाँ पे, छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। तो छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी नहीं कहते हैं, तो ये भी आपका गलत है। नदी द्रोणी या जल संभर के एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों या संपूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है, तो ये आपका तो सही कथन है। यहाँ आपसे असत्य पूछ रहा है, तो आपका 1 और 2 यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए, जल संभर कहते किसको हैं। तो बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। जो बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं उसको हम नदी द्रोणी कहते हैं। नदी नाले जो होते हैं उसको थोड़ी कहेंगे। जबकि छोटी नदियों व नालों पर अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। ये आपको अब समझ में आ गया होगा। तो बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं, छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। ये तो वाजिब सी बात है, समझ में आ गया होगा। नदी द्रोणी एवं जल संभर एकता के परिचायक हैं। इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों व संपूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को अरब की खाड़ी अपवाह तंत्र से अलग करती है। ये बताना है आपको, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दिल्ली कटक, अरावली और सह्याद्री, ये तीनों ही आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, दिल्ली कटक, अरावली और सह्याद्री, ये तीनों जो है बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी अपवाह तंत्र को अलग करती है। कैसे? तो सह्याद्री किसको कहते हैं? पश्चिम, आपको मैं बता चुकी हूँ कल जो हमने पढ़ा है इससे पहले भी। तो ये आपका क्या होता है, ये कहाँ पे सह्याद्री कहते हैं इसको? पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं आपका महाराष्ट्र में। तो ये आपका यहाँ से सह्याद्री भी आपको अलग करता है, दिल्ली कटक भी अलग करता है, और अरावली जो है पर्वत श्रृंखला ये भी अलग करता है। तीनों हो जाएगा आपका, दिल्ली कटक, अरावली और सह्याद्री। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमालयी अपवाह तंत्र में शामिल नदियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? तो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बताएंगे। हिमालयी अपवाह तंत्र में शामिल नदियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है? वी आकार की घाटियाँ, छिप्रिकाएँ, समतल घाटी, गुम्फित वहिकाएँ और डेल्टाई मैदान। तो यहाँ पे हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में आपको बताना है कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपका सभी हो जाएगा, वी आकार की घाटियाँ, छिप्रिकाएँ, समतल घाटी, गुम्फित वहिकाएँ और डेल्टाई मैदान, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए कि हिमालयी अपवाह तंत्र में मुख्यतः गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल हैं। आपको कल आपने पढ़ा होगा इसको। ठीक है, उत्तर मैदान में आपका कौन सा नदी तंत्र है, तो ये हम पढ़ रहे थे कल। और ये नदियाँ गहरे महाखड्डों से गुजरती है जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन की क्रिया के द्वारा निर्मित होती है। महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियाँ, छिप्रिकाएँ, जलप्रपात बनाती हैं। जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ जैसे समतल घाटियाँ, गोखुर झीलें, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वहिकाएँ, नदी के मुहाने पर डेल्टा इत्यादि का भी निर्माण करती है। और ये सारी चीज़ें कहाँ होती है? मैदान में होती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमालयी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे आपका सत्य बताना है आपको? तो कौन सा होगा देख लेते हैं। यहाँ की नदियाँ बारहमासी होती है, बिल्कुल सही है ये कथन आपका। इसके बाद ये नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में सर्पाकार मार्ग में बहती हैं तथा अपना रास्ता बदलती रहती हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ये क्या है? विशेषता है एक तरह से, आप देख सकते हैं। तो हिमालय नदियों की घाटियाँ चौड़ी और उथली होती हैं, ये गलत हो जाएगा। चौड़ी और उथली कौन सी होती है? प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं। तो 1 और 2 यहाँ पे आपका सही है, बी ऑप्शन। ठीक है,
तो देखिए ये सारी बातें वहीं पे आपकी कही गई है। 12 नदियाँ होती है हिमालय क्षेत्र की नदियाँ, क्योंकि ये बर्फ़ पिघलने और वर्षण के जल से प्राप्त होती है। वर्षण से और जल के पिघलने से ये नदियाँ प्राप्त होती हैं। नदियों में जल जो है वो प्राप्त होता है। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, इस तरह से, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और ये अपना रास्ता बदलती रहती हैं। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और देखिए प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं चौड़ी और उथली घाटियों में बहती हैं, ना कि हिमालय नदियाँ। तो ये भी आपको कल भी आपको ये बताया गया था। तो आपने अगर पूरा सेशन अच्छे से देखा है तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर कर पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोसी नदी के द्वारा बिहार में भारी तबाही मचाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? अब देखिए आप भूल जाइए कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि बिहार का शोक, निम्न में से बिहार का शोक कौन सी नदियों को कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। अब आप देख भी सकते हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अब आपको थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो तथ्य वाले होते हैं। तो इसलिए आपको बुक पढ़ना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कोसी नदी के बारे में पूछा जा रहा है कि यह जो है बिहार का शोक भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है क्या प्रमुख कारण है। तो कोसी नदी द्वारा पर्वतों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में निक्षेपित करना, तो यही हो जाएगा कारण। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में वनों का प्रतिशत कम, ये नहीं होगा। नदी मार्ग में बांधों का निर्माण, ये भी नहीं होगा। ये दोनों नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कोसी नदी द्वारा पर्वतों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में निक्षेपित करना जो है, इसी कारण से बिहार में तबाही होती है। अब इसके बारे में क्या कहा गया है, तो हिमालय क्षेत्र की नदियाँ मैदानी भाग में सर्पाकार मार्ग में बहती, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, और अपना रास्ता बदलती रहती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों में भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा कर देती है। इससे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप नदी का मार्ग बदल जाता है, और इस तरह से जो है बहुत वहाँ पे बाढ़ की संभावनाएं भी बन जाती हैं। तो बिहार का शोक भी आपको ध्यान में रखना है, किसको कहेंगे, कोसी को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? बताना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला, दो पर्वत श्रृंखला के बीच में सिंधु नदी अपवाहित होती है। तो ये बताना है, पीर पंजाल और जास्कर, या लद्दाख जास्कर, या धौलाधर पीर पंजाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत क्षेत्र के कैलाश पर्वत श्रेणी से बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। तिब्बत में एक सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख जिसे कहते हैं। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में यह नदी उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई लद्दाख और बाल्टिस्तान से होकर गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। तो ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सिंधु की कौन सी सहायक नदियाँ सुलेमान श्रेणियों से निकलती है? सुलेमान श्रेणियों से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? गोमल, ताची, श्योक, नुब्रा या विबोआ। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोमल हो जाएगा, तोची हो जाएगा और विबोआ, ठीक है। 1, 2 और 5 कहाँ है आपका? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौन कौन से हैं सबको देख लीजिए एक बार। नदी की सहायक नदियाँ जो सुलेमान श्रेणी से निकलती हैं, खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ और संगर, ये नदियाँ जो हैं ये आपके सुलेमान श्रेणी से निकलती है और जो कि सिंधु की सहायक नदियाँ भी हैं। तो इस हिसाब से भी आपको ये नोट कर लेना चाहिए। ये नदियाँ सिंधु से दाहिने तट पर मिलती हैं। काबुल भी सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो सिंधु से दाहिने तट पर मिलती हैं। सिंधु की बहुत सी सहायक नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती है, जैसे श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सीगार और गास्टिक व द्रास। तो ये सभी कौन सी यहाँ पे नदियाँ हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं, सिंधु की सहायक नदियाँ, ये सारे भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्य में बहती है। तो सिंधु नदी भारत में कहाँ बहती है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन का ये जो है आपका गलत हो जाएगा। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक ही सही था यहाँ पे, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए सिंधु नदी कहाँ बहती है आपकी, तो सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य के लेह जिले में बहती है, ध्यान रखेंगे, पंजाब में नहीं बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे सिंधु नदी बाल्टिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है ये सारी नदियाँ, पाकिस्तान के मिठानकोट में मिलती है, जिसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची के पूर्व की ओर अरब सागर में जाके मिल जाती है। और चेनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिंधु की विभिन्न सहायक नदियाँ और उद्गम स्थल से यहाँ पे आपका जो है सुमेल करने के लिए दिया गया है। तो झेलम जो है ये कहाँ से आपका उद्गम स्रोत आपको बताना है यहाँ पे, तो झेलम हो जाएगा वेरीनाग झरना। वेरीनाग झरना जो है यहाँ पे झेलम का उद्गम स्रोत हो जाएगा। रावी का जो है रोहतांग दर्रे के पश्चिम से, और ब्यास अगर हम बात करें ब्यास कुंड, और सतलज हो जाएगा राक्षस ताल झील से। तो इसको वैसे ही आपको बस नोट कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु नदी तंत्र के संबंध में यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सत्य है। सिंधु की सहायक नदी ब्यास कुल्लू घाटी से गुजरती है। तो ये कथन आपका सही है, बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर में अवस्थित डल झील झेलम नदी पर अवस्थित है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसको हमने पहले भी देखा है। तो यहाँ पे डल झील नहीं होगा, तो सेकंड गलत है, एक ही ऑप्शन सही है, यानी कि केवल एक, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सिंधु की सहायक नदी ब्यास रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में महाखंड का निर्माण करती है। पंजाब के मैदान के हरिके के पास सतलुज नदी में जाके मिल जाती है। झेलम नदी पर वुलर झील अवस्थित है झेलम नदी पर, और यह नदी कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में बहती हुई एक तंग और गहरे महाखंड से गुजरते हुए पाकिस्तान के झंग के पास चेनाब नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी तंत्र में ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाले सही क्रम के बारे में बताना है। तो उत्तर से ऐसे जो पंजाब आता है आपका पाकिस्तान से, तो इस क्रम में आपको बताना है। तो इस क्रम में सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, झेलम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका चेनाब, रावी, सतलज। तो बताना है उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही क्रम क्या है यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए किसी एक नदी के बारे में आपको बताया जा रहा है कि यह नदी चंद्रा और भागा दो सरिताओं से मिलने पर बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी के आपस में मिलते हैं, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है, किस नदी के बारे में ये बताया जा रहा है, तो यहाँ पे चेनाब सही हो जाएगा, ठीक है। चेनाब यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना कौन से नदी पर अवस्थित है ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सतलज नदी पर, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। यह नदी हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकिला दर्रे से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, और यह एक पूर्ववर्ती नदी है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। गंगा नदी का उद्गम स्रोत बताना है यहाँ पे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन। गंगोत्री हिमनद से ये निकलती है, उद्गम स्रोत गंगा का क्या हो जाएगा, गंगोत्री हिमनद। और ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रख लेना है कि गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पर होता है? क्या कहते हैं उस जगह को? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पर होता है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा देवप्रयाग, जिसको इलाहाबाद भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो ये देखिए 4 होते हैं, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग। तो ये आपसे पूछा जाता है, तो ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ठीक है। देखिए भागीरथी और अलकनंदा, ये पहले एक नोट कर लेंगे। भागीरथी, अच्छा ये आपका दिया है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। अलग चीज़ दिया है, चलिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहला तो आप ये नोट कर लीजिए, भागीरथी और अलकनंदा इक्वल टू ऐसे डाल देना और देवप्रयाग, ठीक है। इसके बाद अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी ये मिलके क्या बनाते हैं? रुद्रप्रयाग। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हो जाएगा आपका अलकनंदा और पिंडार। अलकनंदा और पिंडार ये मिलके बनाते हैं कर्णप्रयाग। इसके बाद एक और है धौली गंगा, ये बहुत पूछा जाता है। धौली गंगा और अलकनंदा ये मिलके क्या बनाते हैं? विष्णुप्रयाग, ठीक है। तो ये चारों आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे देवप्रयाग के बारे में क्या कहा गया है। तो देवप्रयाग उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। देवप्रयाग के ऊपर गंगा नदी को भागीरथी कहा जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलने के पश्चात इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको बताया गया है कि गंगा नदी सीधा सीधा गंगा नदी नहीं निकलती है। गंगा नदी कहाँ पे मिलती है? तो देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलने के पश्चात जो है गंगा नदी के नाम से ये जाना जाता है। इससे पहले ये किस नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भागीरथी ही गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। कब? जब वो अलकनंदा से मिलती है। तो ये आपको फैक्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? बद्रीनाथ के ऊपर संतोपंथ हिमनद, ये आप नोट कर लीजिए। अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमनद। और गंगा एवं यमुना नदी प्रयाग में एक दूसरे से मिलती है तथा मंदाकिनी और अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में एक दूसरे से मिलते हैं। तो अलकनंदा और मंदाकिनी मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये आपका रुद्रप्रयाग में मिलते हैं, ठीक है। और अलकनंदा की अन्य सहायक नदी जो है पिंडार, ये इससे कर्णप्रयाग में मिलती है। तो देखिए आपको यहाँ पे बता ही दिया गया है वैसे शॉर्ट में। अलकनंदा और पिंडार मिल करके क्या बनाते हैं? कर्णप्रयाग बनाते हैं। और धौली गंगा और अलकनंदा मिलके विष्णुप्रयाग बनाते हैं। लिखा दिया है मैंने आपको, नोट कर लीजिएगा। गंगा नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में आपको बताना है कौन सा कथन सही होगा। गंगा नदी मध्य या लघु हिमालय को काटकर तंग महाखंडों से होकर गुजरती है। तो आपको यहाँ पे असत्य कथन बताना है, ये तो आपका सही कथन है। गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। पीरम द्वीप के समीप यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। तो ये आपका गलत है। तो 1 और 2 अच्छा गलत बताना है, तो 3, केवल डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, केवल 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बताना है यहाँ पे आपको, गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय से हुआ है? तो बहुत ही डिटेल क्वेश्चन है यहाँ पे ये। गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय से हुआ? नेपाल हिमालय को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे अगर आपने मेरा वीडियो देखा है कल का, ठीक है। कल नहीं, परसों हमने जिक्र किया था चैप्टर 2 में, जब हम फर्स्ट के 40 क्वेश्चंस हमने लिए थे, उसमें हमने पूरा हिमालय को ही कवर किया था, मध्य हिमालय पूरा सारा कुछ हमने देखा था उसमें। तो ये नेपाल हिमालय से संबंधित बताना है आपको।
गंगा की सहायक नदियाँ में कौन से आपके यहाँ पे हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे घाघरा हो जाएगा, गंडक हो जाएगा और कोसी और शारदा हो जाएगा। ये 4 नदियाँ जो हैं पंजाब हिमालय से आपके उद्गम स्थल से निकलती हैं। रामगंगा यहाँ पे आपका नहीं होगा। घाघरा, गंडक, कोसी और शारदा, यानी 1 3 4 5, 1 3 4 5, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। तो घाघरा नदी, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं, नेपाल हिमालय से निकलती हैं, घाघरा, गंडक और कोसी। घाघरा नदी तिब्बत के पठार में स्थित मापचा चुंगो हिमनद से निकलकर नेपाल में बहने के बाद भारत में प्रवेश करती है और इसके बाद यह नदी सहायक नदी शारदा का जल लेकर के छपरा के निकट गंगा में विलीन हो जाती है। शारदा, जिसको काली गंगा भी कहते हैं। गंडक नदी 2 धाराओं जैसे काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलकर बनी हुई है और यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। यह नदी पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। कोसी पूर्ववर्ती नदी है, ये पूर्ववर्ती नदी है और जिसका स्रोत जो है माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। शारदा नदी या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से हुआ है, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये था पूरा यहाँ पे फैक्ट जो आपके बुक में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो सत्य कथन बताना है, सोन नदी जो गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, तो ये गलत हो जाएगा। महानंदा जो गंगा है ये महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो गंगा के बाएं तट से मिलने वाले अंतिम सहायक नदी में शामिल है, तो ये आपका सही हो जाएगा 2nd नंबर। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। गंगा यमुना की सबसे पश्चिम और सबसे लंबी सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे यमुना। इसका स्रोत कहाँ है, तो यमुनोत्री हिमनद से इसका उद्गम स्रोत माना जाता है जो हिमालय में बंदरपूछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर स्थित है। प्रयाग में इसका संगम होता है गंगा के साथ और सोन नदी दक्षिणी तट पर गंगा की एक बहुत बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। कथन दूसरा जो है, महानंदा गंगा की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल के गंगा में बाएं तट से मिलने पर अंतिम सहायक नदी मानी जाती है। आगे चलते हैं, यमुना की सहायक नदियां निम्न में से कौन सी हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। और यहाँ पे देखिए सिंध भी हो जाएगा, चंबल, केन और हिंडन, तो यहाँ पे चारों ही सही हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो सबको एक बार देख लीजिए। यमुना नदी की सहायक नदी जो है ये हो जाएगी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुण। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन इनके दाहिने तट पर मिलती है, जबकि हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुण नदियां जो है ये बाएं तट पर मिलती है। तो प्रश्न आपका ये भी पूछ लिया जाता है कि दाएं तट से मिलने वाले नदियों का नाम बताइए, बाएं तट से मिलने वाले नदियों का नाम बताइए, तो ये भी आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सत्य कथन बताना है, यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है, तो क्या ये कथन आपका सही है, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में निकलती है, तो ये तो गलत है। चंबल नदी अपने उत्खात वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे आपका 1 और 3 सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यमुना की सहायक नदियों का उद्गम विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से होता है, चंबल, सिंध, बेतवा और कैन, ये याद रखेंगे। और चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के महू के पास से निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध भी बना हुआ है। चंबल नदी पे ध्यान रखेंगे। चंबल नदी अपनी उत्खात भूमि, अपनी भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खंड या बीहड़ भी कहा जाता है, तो नोट करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बनास के बारे में क्या है, बनास जो कि चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, अरावली पर्वत से निकलती है, ध्यान रखेंगे। कहाँ से निकलती है, अरावली से निकलती है
और यहाँ पे क्या दिया है कि ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, इसीलिए ऑप्शन 2 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, विंध्याचल से नहीं निकलती है बल्कि ये आपका अरावली से निकलती है, बनास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गंगा की सहायक नदियाँ निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा? गंडक, रामगंगा और वेनगंगा, गंगा की सहायक नदियाँ। एक दो, वेनगंगा नहीं होगा, सोन, गंडक, रामगंगा और सोन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 2 3 आपका सही है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वेनगंगा नहीं होगा। वेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। गोदावरी नदी की सहायक नदी है वेनगंगा। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो नोट कर लीजिए, गोमती, शारदा, सरयू, घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, महानंदा, यमुना और सोन। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नदी का, अब एक नदी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्य रूप से बहती हुई नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर से मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है। तो ये किसके बारे में आपका बोला जा रहा है? तो ये ब्रह्मपुत्र के बारे में बोला जा रहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो ये मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है, ये आपको ध्यान में रखना है अगर इसके उद्गम की बात की जाए तो। ब्रह्मपुत्र, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इनमें से कौन सी होगी? तो ऑप्शन इसी तरह के यहाँ पे दिए जाएंगे आपके, कंफ्यूजिंग वाले। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करें तो रांगो सांगपो भी हो जाएगा, दिबांग भी हो जाएगा, लोहित भी हो जाएगा और मानस भी हो जाएगा। चारों सही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो भी बातें आपकी कही गई हैं इसको आप एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बहुत ज़्यादा समय हो जा रहा है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और मैं कोशिश कर रही थी कि ये आपके जो टॉपिक है एक दिन में ही कवर हो जाए। तो कोशिश करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हैं। भारत में अपवाह क्षेत्र के आधार पर नदियों के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको कि कौन सा जो है पहले सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा, ऐसे घटते क्रम में आपको बताना है। तो कौन सा, देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? तो गंगा है। उसके बाद कौन सा होगा? सिंधु होगा। ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे और ये 4 नंबर पे। तो ऐसे ही इसको देख लेंगे। तो इस तरह से देखा जाए 1 2 4 3 1 2 4, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, देख सकते हैं, इसका आप नोट भी कर सकते हैं इसको। तो गंगा जो है 2525 किलोमीटर, सिंधु 1114 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र 916 किलोमीटर, कावेरी 800 किलोमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा आपका भारत में कितना है वो आपको बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र से प्रश्न है आपका। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। तो ये तो आपका कथन सही है। आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ावस्था में है तथा इन नदियों की घाटी चौड़ी और उथली होती है। शुरू में भी देखा था हमने, तो कारण भी सही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में सत्य कथन बताना है। प्रायद्वीपीय नदी अपना मार्ग बदलती रहती है। तो यहाँ पे हमें सत्य कथन बताना है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने शुरू में पढ़ा था कि हिमालयी नदियाँ जो होती हैं वो अपना मार्ग बदलती रहती हैं। तो प्रायद्वीपीय कैसे हो सकता है? एक ऑप्शन गलत हो गया। ये नदियाँ विसर्पों का निर्माण नहीं करती है। तो देखिए उल्टा हो गया, नहीं करती हैं, और हिमालय नदियाँ विसर्पों का निर्माण करती हैं। तो ये तो सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है। प्रायद्वीपीय नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ जो है वो आकार में जो है छोटी होती, ये भी सही है। तो आपका 2 3 4 सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे पूछा जा रहा है आपसे, प्रायद्वीपीय नदियों में भ्रंश घाटी से होकर बहती है कौन सी नदियाँ? कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती।
ठीक है। और ये आपका क्या बनाती है, एस्चुअरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा और ताप्ती दोनों ही, तो ध्यान रखेंगे 1 और 2 यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर से हमें सत्य कथन बताना है और कथन के तौर पे जो हम देखते हैं ना तो पूरा फैक्ट हमें पता चल जाता है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है, तो क्या ये आपका सही है? तो हमने अभी स्टार्टिंग में भी देखा था, ये आपका सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियां गंगा नदी तंत्र के अंग है, तो ये भी सही है। प्रायद्वीपीय है आपका इस साइड ये वाला, भारत का दक्षिणतम में आपका प्रायद्वीपीय नदियां बहती है ये वाला, और इसके उत्तर यानी ऊपर में आपका गंगा नदी तंत्र है, तो बिल्कुल सही है, दोनों ही सही हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक लाइन इसको भी देख लीजिए कि प्रायद्वीपीय के उत्तरी भाग में निकलने वाली जो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन और व सोन नदियाँ गंगा नदी तंत्र के अंग है, और इसी के बारे में बात किया जा रहा था वहाँ पे। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा और ताप्ती को छोड़ करके अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन ये जो है नर्मदा और ताप्ती ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपका अरब सागर में गिरती है, इस तरफ है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती है, और ये आपका डेल्टा भी नहीं बनाती, एस्चुअरी बनाती है। बस इतनी बात ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, तो कौन सा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा? तो ताप्ती हो जाएगा, साबरमती भी हो जाएगा, पेरियार भी हो जाएगा, शरावती भी हो जाएगा। इसका नर्मदा अगर पूछा जाए तो नर्मदा भी हो जाएगा। ये सभी आपके पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि अरब सागर में गिरती है, ये भी आप कह सकते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब ये यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नर्मदा और ताप्ती 2 बड़ी नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ से बहती हुई ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। साबरमती और माही गुजरात की 2 प्रमुख नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। गुजरात राज्य के एक प्रमुख शहर अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे ही है, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, मांडवी और जुआरी। गोवा में ये महत्वपूर्ण नदियां हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे, मांडवी और जुआरी। कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलने वाली शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है, तो आपको राज्य भी दे दिया गया है, क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो ज़रूर आप इसको नोट करेंगे। केरल की सबसे बड़ी नदी है भरतपुंझा, जो अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है, तथा केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी पेरियार पश्चिम की दिशा की ओर बहने वाली नदी है और अरब सागर में मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं। केरल की एक अन्य उल्लेखनीय नदी है पाम्बा, जो पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई वेम्बनाड झील में जाकर के गिरती है। वेंगई तमिलनाडु में पूर्व की ओर बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। तो तमिलनाडु का अगर पूछा जाए तो वेंगई जो है ये तमिलनाडु की बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नदी है, और ये पाक स्टेट में जाकर के गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का यहाँ पे आपको दिया हुआ है उद्गम स्थल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ताप्ती नदी का बताएंगे उद्गम स्थल यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ताप्ती हो जाएगा। गोदावरी, यहाँ पे गोदावरी जो है वो त्र्यंबकेश्वर। कृष्णा नदी जो है ये हो जाएगा आपका महाबलेश्वर, और कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है यहाँ से प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। जिसको भी ये देखना हो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह नदी दक्षिण में किस नदी के बारे में बात की जा रही है देख लेते हैं। यह नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती हुई संगमरमर के चट्टानों में खूबसूरत महाखंड बनाती है। किस नदी की बात यहाँ पर की जा रही है, तो इसको हमने शुरू में भी देखा है, नर्मदा, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहले आपका विंध्य श्रेणी है, दक्षिण में आपका सतपुड़ा है, यानी यहाँ पे नीचे आपका दक्षिण है तो दक्षिण में सतपुड़ा है, और यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है। और सतपुड़ा के नीचे कौन सी नदी बहती है, पूछा जाए अगर सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है,
तो नर्मदा के साथ कौन सी नदी आती है? ताप्ती। तो ये ताप्ती आपकी यहाँ पे बहती है। तो ये आपका ये ऐसे होता है। अब यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट बात है, जो इम्पॉर्टेंट है इसको नोट करेंगे। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी के पश्चिम पार्श्व से होता है, दक्षिण में सतपुरा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य में यह भ्रंश घाटी से बहती हुई जबलपुर के निकट भेड़ा घाट में संगमरमर शैलों से गहरे गौर्ज में बहती है और यहाँ पे नदी तीव्र ढाल से गिरती हुई धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर परियोजना बताना है किस नदी में है? सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है आपको प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई घटते क्रम में आपको बताना है, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, घटते क्रम में आपको बताना है। तो सबसे बड़ी नदी यहाँ पे कौन सी हो जाएगी आपकी? तो यहाँ पे सबसे पहले तो हो जाएगी गोदावरी, ठीक है। इसके बाद हो जाएगी आपकी कृष्णा, गोदावरी हो जाएगी, इसके बाद कृष्णा हो जाएगी, इसके बाद आपकी नर्मदा हो जाएगी, इसके बाद कावेरी हो जाएगी, ठीक है। पहले नंबर पे गोदावरी, दूसरे नंबर पे कृष्णा, तीसरे नंबर पे कावेरी, चौथे नंबर पे नर्मदा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोदावरी कृष्णा, यानी 2 3 1 4। तो यहाँ पे कावेरी चौथे नंबर पे, अच्छा सॉरी गलती हो गया मेरे से। सबसे पहले हो जाएगा ये गोदावरी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हो जाएगा कृष्णा, ठीक है, तीसरे नंबर पे हो जाएगा नर्मदा, चौथे नंबर पे हो जाएगा कावेरी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आप यहाँ पे ये नोट भी कर सकते हैं। गोदावरी 1465 किलोमीटर, कृष्णा नदी 1401 किलोमीटर, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर और कावेरी नदी 800 किलोमीटर। चलिए आगे बताएंगे। यहाँ पे गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी होगी? तो गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे वर्धा हो जाएगा, प्राणहिता और मंजीरा, ठीक है। 1 3 1 2 4 वर्धा, प्राणहिता और मंजीरा, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपके गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं, नोट कर लेंगे। सारे ही देख लीजिए एक बार। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ जो है अनेक नदियाँ आकर मिलती हैं, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा और पेनगंगा। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। हैदराबाद के उत्तर पश्चिम में एक कृत्रिम जलकुंड है निजाम सागर, गोदावरी की एक सहायक नदी मंजीरा पर बनाया गया है ये, और यहाँ के खूबसूरत उद्यान लोगों के आकर्षण का केंद्र है। चलिए कावेरी नदी से क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, देख लेते हैं। कावेरी नदी प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ पूरे साल भर बहती रहती है। तो क्या ये कथन आपका सही है? बिल्कुल सही है। कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी के निचले क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसूनी से वर्षा होती है। तो गर्मी से और सर्दी से यहाँ पे वर्षा होती है। तो आपका कारण भी सही है, इसी वजह से ये पूरे साल बहती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है यहाँ पे आपको, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सारा एक एक करके नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको बताना है मालप्रभा, तुंगभद्रा और भीमा, ठीक है। मालप्रभा, तुंगभद्रा और भीमा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, 1 2 3, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो सभी को देख लीजिए एक बार। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ नोट करते हुए चलिएगा। तुंगभद्रा, कोयना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कृष्णा नदी, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, मूसी, डॉन, ये सारी नदियाँ जो है आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और लक्ष्मण तीर्थ जो है ये कावेरी की सहायक नदियाँ हैं, ध्यान रखेंगे। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं लक्ष्मण तीर्थ। तो आगे हम देख रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिए, आपको पता होना चाहिए, हो सकता है आपको कथन में दे दिया जाए, तो इसीलिए इसको याद रखेंगे। गोदावरी को जो है दक्षिण की गंगा कहते हैं, ठीक है।
तो गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। बड़े आकार और विस्तार के कारण गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, और कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका कावेरी। ये भी आप नोट कर लेंगे। कावेरी की सहायक नदियां अगर पूछा जाए तो यहाँ पे याद रखिए, अमरावती, भवानी, हेमवती, लोकापावनी, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, ये सभी नदियाँ जो है कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। इस नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध मुख्यतः कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से है। यह नदी श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम के द्वीप से होकर के ये बहती है नदियाँ, ध्यान रखेंगे। चलिए, अपवाह क्षेत्र में घटते क्रम में प्रायद्वीपीय नदी का कौन सा क्रम सही है? फिर से आपका ये क्वेश्चन, और अब आप इसका आंसर बिल्कुल सही दे पाएंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, इसके बाद महानदी, इसके बाद कावेरी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। तो प्रत्येक प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और देखिए यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे बताना है महानदी की अपवाह द्रोणी का संबंध किन राज्यों से है? किन राज्यों में महानदी जो अपवाह तंत्र की श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं, द्रोणी देखने को मिलती है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्य में इसका विस्तार है। और हीराकुंड और टिकरपारा बांध इस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, महानदी कोयन व सिंख नदियों से मिलकर छत्तीसगढ़ में धमतरी के सिवाहा पहाड़ी के निकट से निकलती है, और उड़ीसा में बहती हुई पारादीप के पास ये जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, कथन कौन सा सत्य है? सत्य कथन बताना है। नदी के चैनल में वर्ष प्रयत्न जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति यानी कि रिवर रेजिम कहते हैं। ये आपका सही है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के बहाव की प्रवृत्ति केवल हिम नदों के पिघलने की मात्रा के द्वारा नियंत्रित होता है, तो गलत हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है, ये सही है आपका। 1 और 3 सही है, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह किस महीने में होता है? ये बताना है आपको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह वर्ष के किस महीने में होता है? तो जुलाई से अक्टूबर नहीं होगा, अक्टूबर से जनवरी भी नहीं होगा, जनवरी से जून, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और अधिकतम जल प्रवाह अगर पूछा जाए तो आपका ये अगस्त से सितंबर होता है। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? बताएंगे। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी? इसको बंगाल का शोक भी कहते हैं, जैसे बिहार का शोक कोसी को कहते हैं, वैसे ही बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं। और ये इसकी किसकी सहायक नदी है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी, याद रखेंगे, बंगाल की बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। बराकर इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। पूर्व में दामोदर नदी बंगाल का शोक के नाम से कुख्यात है, और दामोदर नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी पन बिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, जिसको डीवीसी भी कहते हैं, डीवीसी चलाई जाती है। इसका नियंत्रण देखिए यहाँ लिखा है डीवीसी करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, भारत का कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर आपका है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो जोग प्रपात, शिव समुद्रम, धुआंधार और दूधसागर, बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जोग प्रपात आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शरावती नदी पर जोग प्रपात जलप्रपात होगा। इसको देख लीजिए, जोग या
गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में धुआं जलप्रपात का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी धुआं जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात यहाँ पे याद रखेंगे। और दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है आपका कि लोकटक किस राज्य में है, चिल्का किस राज्य में है, भीमताल और पुलिकट किस राज्य में है, पूछा जा सकता है। तो इसको भी आप ध्यान से समझें। लोकटक हो जाएगा मणिपुर, चिल्का हो जाएगा उड़ीसा, भीमताल हो जाएगा उत्तराखंड और पुलिकट हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसको ऐसे ही बस आप नोट कर लीजिए। झीलों के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन आपका सही है। विसर्प नदी असत्य कथन बताना है। विसर्प नदी तटीय क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। तो क्या ये आपका सही है? तो ये आपका गलत है। स्पिट तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लेगुन का निर्माण करते हैं, ये आपका सही है। तो एक ही सही है। अच्छा, गलत बताना है तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विसर्प नदी बाढ़ वाले मैदान क्षेत्रों को कटकर गोखुर मैदानी झील का निर्माण करते हैं। बाढ़ वाले मैदानों से कटकर, ठीक है, तटीय क्षेत्रों से कटकर नहीं। क्वेश्चन में क्या दिया है? विसर्प नदी तटीय क्षेत्रों से कटकर गोखुर झील का निर्माण करते हैं, जबकि बाढ़ वाले मैदान क्षेत्रों से कटकर गोखुर मैदानी झील का निर्माण करते हैं। आगे बताना है लेगुन झील कौन सा है यहाँ पे आपका। लेगुन कौन सा है? चिल्का झील, पुलिकट, कोलेरू या फिर पेरियार। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चिल्का झील लेगुन झील का उदाहरण है, और पुलिकट झील, इसके अलावा कोलेरू भी हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पेरियार झील क्या है? तो एक प्रकार का कृत्रिम झील है, लेगुन नहीं है। पेरियार झील जो है ये केरल में है आपका, पेरियार नदी जल से प्राप्त होता है ये, बाकी तो आपने देख ही लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। मीठे पानी की झील बताना है इनमें से कौन सा होगा, इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पूछा जाता है। तो मीठे पानी की झील डल, वुलर, भीमताल, लोकटक या बड़ा पानी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सारे ही जो है आपके मीठे पानी की झील हैं, यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झीलें नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक करते हैं, सही कथन आपको बताना है यहाँ पे। तो बिल्कुल सही है। झीलें जो होती हैं वो नदी के बहाव को सुचारू रूप से सहायक बनाती है। झीलें बाढ़ को रोकती भी हैं, ये भी सही है। झीलें अपने आसपास की जलवायु को सामान्य बनाती है, ये भी सही है। झीलें जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती हैं, ये भी सही है। चारों ही सही हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ बताना है आपको मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है। गोविंद सागर झील काफ़ी पूछा जाता है, बताएंगे। दामोदर घाटी, भाखड़ा नागर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना या फिर तुंगभद्रा परियोजना। कौन सा आपका सही हो जाएगा? भाखड़ा नागर परियोजना, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे सतलुज नदी पर है ये, ध्यान रखेंगे गोविंद सागर झील। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है हमारा, गंगा कार्य योजना के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन बताना है। गंगा कार्य योजना का पहला चरण 1985 में प्रारंभ हुआ। तो क्या ये कथन आपका सही है? बिल्कुल सही है। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया, ये भी कथन आपका सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें इसको देख लीजिए। गंगा कार्य योजना के क्रियाकलापों का पहला चरण 1985 में आरंभ हुआ, 31 मार्च 2000 को ये बंद हुआ। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकार की कार्यकारिणी समिति में गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा की गई तथा गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव दिए गए। इस कार्य योजना को देश की प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू किया गया। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया और इसके अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को रोककर उसकी दिशा में परिवर्तन करके परिष्करण करने का लक्ष्य भी रखा गया। तो यहाँ पे आपका पूरा अपवाह तंत्र कंप्लीट हो गया। कल जो है हम जलवायु से संबंधित प्रश्न को देखेंगे।
जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो कॉन्सेप्ट यहीं से आपको मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे प्लस एमसीक्यू करेंगे और बेहतर तैयारी करेंगे। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।